अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी ताहिर गोरा साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा बहुत बहुत पाए। शुक्रिया जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर सबसे पहले तो वैसे तो हम इंडियन इलेक्शंस के रिजल्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चाइना गए हैं और 5 दिन का उनका जो विजिट है वो चल रहा है इस वक्त। उन्होंने कोई मुबारकबाद नहीं दी सर, सभी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब का बड़ा इंतजार है। कई भारतीय दोस्तों से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं रहे। आपके ख्याल से क्यों ये खामोशी है? देखिए, शहबाज शरीफ बड़े मोहतात हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग हिज कंग्रेचुलेशन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी री इलेक्ट। तो क्योंकि भारत में भी अब कोलिशन सरकार है, तो लगता तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। उनको एनडीए के कोलिशन ने अपनी सपोर्ट भी दे दी है, अगरचे इस बार उनकी मेजोरिटी सरकार नहीं है। तो शायद शहबाज शरीफ ये सोचते हो कि कहीं अब कोलिशन सरकार में हो सकता है कुछ आगे पीछे ना हो जाए। तो शायद जब वो प्राइम मिनिस्टर का शपथ ले लेंगे, ओथ ले लेंगे, तो उसके बाद ही मैं उनको मुबारकबाद दूँ। तो वैसे तो खैर पाकिस्तान का मुबारकबाद देना एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो पाकिस्तान के अपने हालात हैं, वो इतने परेशान कुन हैं कि उनको तो याद ही नहीं है कि किसी को मुबारकबाद देनी है या नहीं देनी। और दूसरा पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान की पॉलिटिकल सरकारें हों, वो अफ़ोर्ड तो नहीं करती भारत को खुल के मुबारकबाद देना। ये अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको मुबारकबाद दी थी इनके प्राइम मिनिस्टर बनने पे, वो भी एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, एक गुड जेस्चर होता है। तो मेरा ख्याल है कि वैसे तो इनको मुबारकबाद दे देनी चाहिए थी, लेकिन शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हलफ ले लें, तो मैं तब दूंगा मुबारकबाद। अगर तब भी इन्होंने मुबारकबाद ना दी तो फिर ये इनडिसेंसी होगी, ये अच्छा जेस्चर नहीं होगा। और अगर हम वेट करते हैं 8 या 9 जून को, लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा से हलफ लेंगे। तो जब वो दोबारा से हलफ लेते हैं उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद नहीं दी जाती, तो फिर थोड़ा सा अचंभे की बात होगी। और तब तक तो वैसे भी शहबाज शरीफ चीन से वापस आ जाएंगे, और चीन से भी वो ये शायद सोच रहे हो कि चीन से उन्हें कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए। तो चीन से अब मजीद गुड न्यूज़ क्या मिलनी है? चीन यही कह रहा है कि भाई आप पे पैसा लगाया, आपको हमने सब कुछ दिया, लेकिन आपने बदले में हमारे सिटीजन्स को भी सिक्योरिटी न दी और हमारे पैसे को भी सिक्योरिटी नहीं दी। तो मेरा ख्याल है वो शहबाज शरीफ इज मोर कंज्यूम्ड इन दोज इश्यूज इन चाइना। So let's see when he returns back, what he says to Pakistanis and what he says to new government of India. सर मेरा ख्याल है मुबारकबाद तो खैर देंगे, चाहे वो जरा लेट होके दें, कि इंतजार करेंगे जब तक वोट लिया जाए या कोई ऐसी बात हो कि कंफर्मेशन का इंतजार शायद वो कर रहे हैं। लेकिन खैर मेरा ख्याल है मुबारकबाद तो जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा पाकिस्तान के, उसको कोई भी कंट्री हो उनको देने देनी होती है और देनी ही होगी। लेकिन सर चाइना की आपने बात की, चाइना तो ये कह रहे हैं कि जी हम लोन लेने नहीं गए हैं, हम तो वहां से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। 5 दिन का इनका विजिट है, उसमें अपने कई दूसरे साथियों को भी ले गए, कई मिनिस्टर विनिस्टर भी इनके जो वो भी सैर करने चले गए। क्या लग रहा है आपको कि चाइना सिर्फ नाराजगी जाहिर करेगा इनसे कि जो उनके लोगों की जाने गई हैं, या वाकई में कोई इन्वेस्टमेंट भी दे देगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इन्वेस्टमेंट देगा। चाइना इनसे इंश्योरेंस मांगेगा फिर से, अपने जो इनके लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटीज़ के लिए, जो पैसा लगाया है उसकी इंश्योरेंस के लिए चाइना इनसे बात करेगा। शहबाज शरीफ का ये कहना कि हम लोन नहीं लेने गए, मदद नहीं लेने गए, हम तरक्की और कारोबार के लिए गए हैं। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से लाना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली खुद भी अच्छे बिजनेसमैन हैं। इनका सारा बिजनेस सर्कल है, ये बिजनेस सर्कल में ही घूमते फिरते, बड़े बड़े बिजनेस जो पाकिस्तान के कॉरपोरेशन है पाकिस्तान के लिहाज से जो वहाँ पे हैं, तो वो खुद पाकिस्तान में पैसा नहीं लगा रहे। आई डाउट कि इनकी फैमिली पाकिस्तान में कोई पैसा लगा रही है। तो कैसे ये बाहर से पैसा लेकर आएंगे, जबकि पाकिस्तान के बिजनेसमैन की तो ये ख्वाहिश है कि उनका पैसा बाहर चला जाए। तो शहबाज शरीफ भी इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसका बहुत बुरा हाल है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के हालात
ठीक नहीं है, तो वो सैर सपाटे कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो चैन से मुल्क के अंदर बैठ ही नहीं रहे। बस वो सैर सपाटे कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी मिडिल ईस्ट के देशों में, चाइना, कहीं यूरोप चले जाते हैं, इंग्लैंड वगैरह। तो उनको यही लगता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर हम हैं, तो प्रोटोकॉल के साथ सैर सपाटा हो जाए, अच्छा है। उसके बाद तो कुछ पता नहीं कि क्या होना है पाकिस्तान में। तो बस ये सारा ज़ुबानी बोल बचन है। मैं इसको ज़ुबानी बोल बचन तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे लेवल पे थोड़ा सा फेयर भी होता हूँ। आई डू अंडरस्टैंड कि शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी के लोग बिजनेस को इमरान खान की पार्टी से ज़्यादा समझते हैं, तो उनकी ख्वाहिश तो है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज भी उनको पता है कि भाई पाकिस्तान में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, जबकि पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं कर रहे। तो बस इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बोल बचन ज्यादा है। लेकिन सर इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जब फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भी अक्सर ही बाहर रहा करते थे, और लोग कहते थे कि ये भी मुल्क में टिकते ही नहीं है, और ये भी मुसलसल जो है वो बाहर ही कहीं घूमते फिरते रहते थे। सर मुझे मुझे इससे एक बात याद आ रही थी कि कुछ मेरे ख्याल है 10-15 साल पहले जब वो इलेक्शन हमारे यहाँ हुआ करते थे, तो ये पुराने पीटीवी के प्लेज जो है वो दिखाया करते थे जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बीच में। तो एक मैंने देखा था ब्लैक एंड व्हाइट, आई डोंट नो 50s का के 40s का कब का टीवी प्ले था, वो तालीम बालगा, शायद आपने देखा हो। जी तो जी। उसमें भी वो फॉरेन मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर दिखाए थे जो हर लोग कहते थे मुल्क से बाहर रहते हैं, तो वो कहते हैं आप हर लोग बाहर क्यों रहते हैं, कहते जी मैं ना मुल्क के हालात बताने जाता हूँ लोगों को। कहते पहले मुल्क के अंदर के लोगों को तो मुल्क के हालात बता दो। तो वही हाल हमारे मिनिस्टर्स का आज तक है, यानी वो इतना पुराना प्ले, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पैदा होने से भी पहले का प्ले जो है, वो आज भी उसमें जो हालात दिखाए गए थे वो आज भी पाकिस्तान के वही है। तो हम लोग बदल क्यों नहीं पाए अपने आप को? देखिए, बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ता है। ये अपनी सोच को नहीं बदल पाए, तो नए कंप्यूटर आ जाएं, नए सेल फोन के मॉडल आ जाएं, ये तब्दीली नहीं होती। लॉन्ग लास्टिंग तब्दीली जो होती है वो किसी नेशन की अपनी सोच में तब्दीली होती है, लोगों की अपने सोच में तब्दीली के हवाले से होती है। तो आपने पूछा कि ये बदल क्यों नहीं पा रहे, ये इसलिए बदल नहीं पा रहे कि ये अभी तक एक तो पुराने नैरेटिव्स के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरा अब बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो डिक्टेटोरियल निज़ाम है, आर्मी का डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, वो इनको सॉर्ट ऑफ हेल्पलेस बना देता है। वो उनको बताता है कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा फिर ये पॉलिटिशियंस, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के एमपीज और मिनिस्टर ये कोई इतने विजनरी पॉलिटिशियंस भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कहना चाहता कि इनका हक नहीं है गवर्नमेंट चलाने का, हक इन्हीं का है गवर्नमेंट चलाने का। अब आप देख लीजिए इंडिया में इस इलेक्शन में कितनी तब्दीलियां आई हैं। अवाम ने फैसला दिया, पॉलिटिशियंस तो ग्राउंड पे, इवन कनाडा अमेरिका में 19-20 के फर्क के साथ एक जैसे होते हैं। वो अपने अपनी पार्टियों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, अपनी पावर हंगर के लिए काम करते हैं, और फिर वो लोगों को जवाबदेह भी होते हैं। ऐसी बात नहीं होती कि जैसा भी बुरा पॉलिटिशियन होगा, अगर वो फेयर इलेक्शन से आएगा तो वो फिर लोगों को आंसरेबल भी होता है। तो अब चूंकि ये बेचारे आंसरेबल भी नहीं है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, तो फिर ये सोचते हैं कि भाई आंसरेबल मतलब अगर हम अच्छा काम करेंगे तो भी जूते पड़ेंगे, बुरा काम करेंगे वो तो भी अवाम के जूते पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो वो चलाते नहीं है, गवर्नमेंट तो पाकिस्तान आर्मी ही चलाती है। तो इस सारी सिचुएशन में वो फिर ये सोचते हैं कि चलिए अगर मौका मिल रहा है सैर सपाटों का, वो भी प्रोटोकॉल के साथ सैर सपाटे होंगे, तो करने में क्या हर्ज है। फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, या उसके साथ साथ इनके कोई जाती काम हो जाते हैं, किसी का कोई बिजनेस बार सेटल हो जाता है, किसी के बच्चे सेटल हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि चलिए अपने टेन्योर में हम इतना तो कर लें अपनी फैमिलीज के लिए। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आर हेल्पलेस बिकॉज उनके पास मैंडेट ही नहीं होता। वो मैंडेट लेकर भी आए तो मैंडेट नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि उनमें से अक्सर मैंडेट लेकर ही नहीं आते, इंजीनियर होते बिल्कुल। हैं। तो ये इश्यूज हैं। तो बस ये वो पंजाबी का हमारा एक्सप्रेशन है कि डंग टिपाऊ वाला मामला है कि आज का दिन गुजर जाए बाकी फिर खैर है।
वही आज में ही रहते हैं, आगे फ्यूचर का नहीं सोचते। लेकिन सर, इंडियन इलेक्शंस के रिजल्ट को आप कैसे देख रहे हैं? इसलिए कि पाकिस्तान में तो लोग काफी हैरान है कि क्या हुआ है, और हमें तो बहुत उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो मोदी जी को वोट पड़ेंगे। लेकिन इंडिया में भी एक दो लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही मोदी जी जीत गए कि हार गए। इस किस्म की बातें भी चल रही हैं। आप कैसे देखते हैं इस रिजल्ट्स को? देखिए, रिजल्ट्स बिल्कुल ऐसे ही हैं कि इंडियंस भी नहीं समझते थे कि ये वाले रिजल्ट्स आएंगे, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को हम्म। मेजॉरिटी नहीं मिलेगी बाय इटसेल्फ। खुद इंडिया के जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जो अर्ली एग्जिट पोल्स थे, वो तो लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखा रहे थे। और फ्रैंकली, मतलब मुझे भी कनाडा में बैठे हुए ऐसा ही दिख रहा था। जब इंडिया में मेन लैंड पे लोग और पॉलिटिकल पंडित्स और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, इवन वो मीडिया हाउसेस जो और उनके जर्नलिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुखालिफ थे, वो भी कह रहे थे कि भाई मोदी जी भारी अक्सरियत के साथ आएंगे। रिजल्ट सामने आए हैं, और उनका जो कोलिशन है एनडीए, उसको 290 प्लस सीट्स मिली है। कोलिशन को मेजोरिटी मिली है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनकी जमात को नहीं मिली। फिर अब जो इलेक्शन जस्ट 2-3 दिन से आ रहे हैं और अब तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, जब हम उनको एनालाइज करते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि असल में ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फिर से जीत जरूर हुई है। वो हल्फ लेने जा रहे हैं, मगर उनसे बड़ी जीत भारत की डेमोक्रेसी की हुई है। उससे बड़ी जीत भारत की हुई है कि 640 प्लस मिलियन लोगों ने वोट डाले। शायद ही कोई इक्का दुक्का वायलेंस का वाकया हुआ होगा। रिगिंग की बात कोई भी नहीं कर रहा, चूंकि ऐसा कोई इम्कान ही नहीं है। और इतना स्मूथ इलेक्शन, मतलब पाकिस्तान के जब इलेक्शन होते हैं 250 प्लस मिलियन लोग रहते हैं। वोट डालने वाले तो शायद 150 मिलियन होंगे, और जो वोट डालते हैं, मुझे नहीं याद कि 2024 फरवरी के इलेक्शन में लेस देन 100 मिलियन लोगों ने शायद वोट डाला होगा। तो उन मतलब अराउंड 100 मिलियन और लेस देन 100 मिलियन वोटर्स के वोट पे ही आज तक झगड़े पाकिस्तान में खत्म नहीं हो रहे। और भारत में 640 प्लस मिलियन लोगों ने वोट डाला है, आउट ऑफ 970 प्लस मिलियन एलिजिबल वोटर्स में से। तो इतना शानदार इलेक्शन, इतने मतलब स्मूथ रिजल्ट्स, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जमात, जिनको बड़ी तवक्को थी कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतेंगे, वो नहीं जीते। वो भी इस मैंडेट को तस्लीम करते हैं। अपोजिशन कहती थी कि हमारे पास 295 होंगे, वो भी उस उतनी रिस्पेक्ट से करती है। ऑपोजिशन के खड़गे साहब, गालबन उनका नाम है, जो मेन लीडर है इंडिया अलायंस के, तो उन्होंने कल कह दिया कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। ठीक है, बजाय ये कि वो जोड़ तोड़ की अननेसेसरी अभी अटेम्प्ट्स करते, और जो पावर ब्रोकर्स इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी के कोलिशन में है उनको तोड़ने की कोशिश करते, उन्होंने सिंपली फैसला किया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 सालों में भारत में एक बहुत अच्छी डिलीवरेंस की है। मगर ये भी एक रियलिटी है कि हमें अब 10 सालों बाद पता चलता है कि उनकी पार्टी के अंदर भी रिफ्ट्स थोड़ी बहुत सामने आ रही है, जो बड़ा नेचुरल होता है फ्रैंकली। ऐसी बात नहीं, दुनिया की हर पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ अमेरिका में रिपब्लिकन को देख लें, डेमोक्रेट्स को देख लें, हमारी कनाडा की पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, एक ही पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय आता है, और फिर पार्टी में वो सपोर्ट नहीं रहती लीडर को एक लंबे अरसे के बाद, चूंकि 10 साल का अरसा एक लंबा अरसा है। अब इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इसमें एक नेचुरल कोर्स ऑफ द डिस्कोर्स है। ये लाजमी होता है। अच्छा, इससे मेरा ये ख्याल है कि अब बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स को टिकटें नहीं दी, बहुत से को टिकटें इस बिना पे दी, जिस तरह वो हमारे वो पाकिस्तान में ये कहा करते थे ना कि खम इमरान खान खम्बे को भी सीट देगा तो जीत जाएगा। ये सोचकर यहाँ भारत में बीजेपी ने भी किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वहां की आवाम के जो ग्राउंड
इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, वो जो दूसरे इश्यूज हैं, वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव था कि जी हमने करके दिखाया, घुस के दिखाया, वो बिल्कुल किया बीजेपी ने, बड़े अच्छे काम किए। लेकिन उन बड़े-बड़े नारों के पीछे अवाम के जो ग्राउंड रियलिटीज़ के मसले हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ठीक से फिक्स नहीं हुई। अच्छा, फिर एक और मसला भी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुना है कि पता नहीं करोड़ों लोगों को फ्री राशन दे रहे थे, गरीबों को पैसा मिल रहा था। तो मैं तब भी जब वो इक़्तिदार में थे, मैं इसके हक में नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि आप ज़रूर लोगों की मदद कीजिए, मगर उनको इस तरह ना कीजिए कि वो मुस्तकिल पैरासाइट बन जाएँ। अच्छा, वो फिर लोग ना कहते हैं कि पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि अच्छा आटा मिल गया फिर होर भी दो, घ्यो मिल गया अच्छा फिर होर भी दो। तो वो फिर अपनी जो है ना स्ट्रगल छोड़ देते हैं। तो वो फिर होर के चक्कर में थे और वो ये कि देख रहे थे अच्छा होर नहीं मिल रहा तो हम दूसरों को वोट दे देते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सब वो बातें हैं जो बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करनी होगी और यही सेल्फ जैसे करेक्शन, ऑटो करेक्शन का काम है। और बीजेपी बहुत समझदार लोग हैं, बड़ी अच्छी पार्टी है, वो उनके लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं और फर्दर करेंगे। और भारत की जो अपोजिशन है वो भी स्ट्रांग तरीके से अब सामने आई है, ये भी भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि 10 साल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितना मैक्सिमम करना था, रिफॉर्म्स व्हाटएवर, वो कर ली ना। अब 10 साल के बाद थोड़ी सी उनको अपोजिशन मिलेगी और उनको उनके सर पे हर वक्त तलवार लटकती रहेगी कि भाई अगर ये दो पार्टियां नीतीश कुमार की और नायडू जी की टूट गई तो ये दो पार्टियां अपने वोट दे देती हैं कि इंडिया अलायंस को, तो उनकी सरकार बन जाएगी। बिल्कुल। तो फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जितने रिफॉर्म्स करने थे वो कर लिए, और भी कई रिफॉर्म्स होना बनते हैं, वो अब भी कर सकते हैं अपने कोलिशन को कॉन्फिडेंस में लेके, और अपने आप को उनकी पार्टी भी दोबारा से इंट्रोस्पेक्ट करेगी। लेकिन इवन टुडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 37% ही वोट दिए हैं, जो गालबन वोट शेयर उनका 2019 के इलेक्शन में भी ऐसा था। लेकिन ऑपोजिशन के वोट ज्यादा पड़े हैं, वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हुई हैं। और फिर ये जो नैरेटिव बन गया था जी के, ये एक गलत नैरेटिव होता है किसी भी दुनिया के देश में हो कि भाई हम ही सिर्फ पेट्रियाटिक हैं बाकी सब गद्दार हैं। ये एक गलत एटीट्यूड होता है, बिल्कुल। इसका कोई फायदा नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि मैं राहुल गांधी से कई चीजों पे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन वो भारतीय हैं। बिल्कुल। और राहुल गांधी क्या, मतलब वहां पे इतने ज्यादा लोग, शिवसेना के लोग, ये सब भारतीय हैं। अब इनकी आपस की लड़ाइयां थी, शिवसेना बीजेपी का हिस्सा होती थी, मतलब कोलिशन पार्टनर होते थे। तो अब शिवसेना के साथ थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि अननेसेसरी फाइट्स की गई, तो उसका रिजल्ट अब हम देख रहे हैं। तो बीजेपी अपने आप को ऑटो करेक्ट करेगी, भारत की डेमोक्रेसी आगे अपने रास्ते खुद बनाएगी, मगर भारत जीता है, भारत की डेमोक्रेसी जीती है इन इलेक्शन रिजल्ट्स के नतीजा में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जीते हैं, उनकी पार्टी भी जीती है, क्योंकि अक्सरियत सीट्स उनके पास है, सरकार उनकी बन रही है। लेकिन अब जरा वो एहतियात से चलेंगे, और ये जमहूरियत का हुस्न है, इस देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन कई जगह पर हो सकता है कि ये इलेक्शंस वगैरह में जो है वो जज्बात में आके बाज़ दफ़ा लोग ऐसी बातें कर लेते हैं, लेकिन ये कि कई जगह हमने देखा कि पर्सनल अटैक्स भी किए गए एक दूसरे के ऊपर। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी ने कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे, उनकी मदर पे, और इसी तरह से उन लोगों ने मोदी जी पे और उनके ऊपर कई तरह के पर्सनल अटैक्स किए, जो कि अच्छा नहीं लगा कि आपको लड़ाई झगड़े में भी एक थोड़ा सा डिसेंट तरीके से रहना चाहिए। लेकिन सर साथ साथ ये भी देखा गया कि कई लोगों का पाकिस्तान में, जैसे मैं सुनती हूँ लोगों को, तो वो कहते हैं कि घबराहट थी इलेक्शंस के आखिरी दिनों में, और कभी पाकिस्तान का नाम लिया गया, कभी मुस्लिम्स को घसीटा गया, कभी कोई बात की गई जिसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। फवाद चौधरी साहब की भी बात की गई, मेरा ख्याल है वो भी सिर्फ एक तरह की इम्पोर्टेंस लेने के लिए, या उन्होंने वैसे ही एज अ पॉलिटिशियन स्टेटमेंट्स दी होंगी। लेकिन आपको लगता है कि वाकई में इलेक्शंस के लास्ट डेज में जो है वो बीजेपी में कुछ घबराहट दिखाई दी है? देखिए, मैं इसको घबराहट नहीं कहता, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है। फ्रैंकली आप देख लीजिए अमेरिका में क्या हो रहा है, दुनिया की सबसे सिविल मॉडर्न डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है, और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी भी है।
तो क्या हो रहा है? हम्म, पर्सनल अटैक हो रहे हैं बाइडन के, ट्रम्प पे बाइडन के, फिर वो जो कांग्रेसमैन हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो भारत से भी ज्यादा हो रहा है। हमारे कनाडा में इतने इतने खौफनाक पर्सनल अटैक्स होते हैं। बड़े ही हम सिविलाइज नेशन है, आई एम प्राउड बी कैनेडियन, लेकिन पॉलिटिक्स में ये सब कुछ होता है। फिर सोशल मीडिया का जमाना है, वो सब कुछ चल रहा है। अच्छा, दूसरा, आपने फवाद चौधरी का जिक्र किया, तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो फवाद चौधरी को मौका नहीं दिया था ना, फवाद हम्म, चौधरी ने उनको मौका दिया, और वो तो फवाद चौधरी ने अपने आप को पॉलिटिक्स में जिंदा कर लिया। हम्म, उसका फायदा ये हुआ। और फिर चूंकि पब्लिक कंजम्पशन होती है, फिर वो आ गए प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी के लोग, और फवाद चौधरी जैसे बहुत ही छोटे पॉलिटिशियन को उन्होंने अहमियत दी। मेरा प्रॉब्लम ये था कि भाई इसको अहमियत देने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो लेकिन उसकी गुड लक है फवाद चौधरी की, कि वो अच्छा। लेकिन भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अगर ऐसा किया तो वो उनकी अपनी उस वक्त की इलेक्शन कैंपेन की कंजम्पशन थी, और ये होता है, इस ऑल नेचुरल। अच्छा, फिर जहां तक आपने बात की कि वहां पे जो मुस्लिम फैक्टर भी आया, वो देखिए बदकिस्मती से वहां पे कम्युनल फैक्टर्स हमेशा से रहा है। वो पाकिस्तान में उससे ज्यादा रहता है। पाकिस्तान तो बना ही कम्युनल फैक्टर पे था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, यानी हम्म, इतनी खौफनाक बिल्कुल। हेट्रेड पे बेस करते हुए ये देश बना था। अच्छा, और इसका आज तक यही नारा, अभी कुछ 6 महीने पहले आर्मी जनरल पाकिस्तान के आसिम मुनीर कह रहे थे कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह रहे। मतलब कैन यू इमेजिन दैट? ये तो कोई इलेक्शन भी नहीं है भाई। इलेक्शन में अगर कोई ओवर द बोर्ड बात कर देता हाँ, है तो वो समझ आती है कि वो इलेक्शन की कैंपेन कंजम्पशन है। लेकिन इलेक्शन भी नहीं हो रहा, सिर्फ आप अपने दिल की गलाजत बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इमरान खान ने हिंदुइज्म के खिलाफ कितनी घटिया बातें की जब वो प्राइम हम्म, मिनिस्टर, ठीक है। अब उन्होंने एक वीडियो रिलीज की थी, वो उनके ट्विटर पे बांग्लादेश के हवाले से कि क्यों बना, तो उसमें वो उल्टा नैरेटिव ले रहे हैं। उस वीडियो में एक जुमला था कि भाई हिंदू जो उस वक्त का मशरकी पाकिस्तान था, उसमें हिंदू माइनॉरिटीज को कत्ल किया पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, अपनी अब जब पब्लिक कंजम्पशन है तो इमरान खान उलट चल गए। जब वो पावर में थे तो वो हिंदुओं के खिलाफ सुबह शाम बोलते रहते थे। खैर, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ भारत में ये जो फैक्टर है, ये इसको भारत के पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा मुसलमानों की बात की, तो वो या घुसपैठियों की बात की उन्होंने एक तकरीर में, तो वो उनकी मुराद जो मुस्लिम कम्युनिटीज उस तरह नहीं थी, वो जो बाहर से आए हुए इलीगल सेटलर्स हैं। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो जुमला पकड़ा गया। मैंने तब भी बिल्कुल। कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसकी जरूरत नहीं थी, हम्म, वो ये बात ना ही करते तो अच्छा था, क्योंकि वो बहुत डिसेंट मैं उनको समझता हूँ हम्म, बिल्कुल। पॉलिटिकल लीडर, और वो हैं। हम्म, लेकिन पॉलिटिक्स में ओवर द बोर्ड चीजें हो जाती हैं, खास तौर पर जब इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन फैक्टर्स की वजह से कोई बीजेपी को बहुत डेंट पड़ा है। बीजेपी को जो डेंट पड़ा है, मैं जो समझता हूँ, और जो मैंने भारत में अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से भी बात की, और भारत का मीडिया खुद चीख चीख के बोल रहा है, मतलब ये कुछ सीक्रेट नहीं है कि खुद बीजेपी के अंदर आरएसएस बीजेपी के रिश्तों में थोड़ी सी कठिनाइयां आई हैं, और वो नेचुरल है। वो इसलिए होता है कि 10 साल जब पावर का एक लंबा अरसा गुजरता है, तो उसके बाद फिर शिकायतें पैदा होती हैं। बिल्कुल। और फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जो इर्द गिर्द के लोग थे, वो ये समझ रहे थे कि अब तो हम वाकई बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हुए। तो वो कॉन्फिडेंस था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को सीटें नहीं दी जिनको देनी चाहिए थी, बहुतों को दे दी जिनको नहीं देनी चाहिए थी। अब मतलब अब ये भारतीय कमेंटेटर्स ही कह रहे हैं कि योगी जी और उनकी कैबिनेट के लोगों के साथ बीजेपी की सेंट्रल जो कमान है, उनकी भी वो उस तरह की वेवलेंथ नहीं रही थी, इसलिए यूपी में बहुत सारी सीटें गंवाई। मगर इन सब के साथ साथ जनता भी मैसेज देना चाहती थी। हमें सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज के इर्द गिर्द नहीं जाना चाहिए, हमें जनता को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं बड़े तफसील से इन इलेक्शन रिजल्ट्स को देख रहा हूँ, हर राइडिंग के मैं वोट शेयर्स को देख रहा हूँ कि किसको कितने वोट पड़े हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो वोट शेयर मिला है, वो पिछली बार से कम मिला है। तो इसका मतलब ये है कि जनता कुछ चीजों पे विरोध दिखाना चाहती थी।
और पुरअमन तरीके से दिखाना चाहती थी, खामोश तरीके से दिखाना चाहती थी, और उन्होंने दिखाया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार जो है वो कोई वाइप आउट हो गए हैं। वो स्टिल उनके पास मतलब सबसे ज्यादा सीटें हैं, और उनके कोलिशन की सूरत में उनके पास अबव मेजोरिटी नंबर्स हैं, वो सरकार बना रहे हैं। मगर वो वाली सिचुएशन नहीं है जो 2014-2019 में थी, जो 10 साल तक बिल्कुल। चली आई। तो वो जो सिचुएशन है, वो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी सोचेगी कि अगले इलेक्शन में अगर हमें वो पोजीशन वापस लेनी है, तो हमें जनता का पूरा एतमाद वापस लेना है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और यकीनन हम यकीन रखते हैं, बल्कि हमें काफ़ी हद तक भरोसा भी है कि एक तरह से अपनी ही गलतियों को जो है वो देखकर और बीजेपी की गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, और डेफिनेटली हम जब थर्ड टाइम मोदी जी आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो यकीनन वो और कई अचीवमेंट्स जो हैं वो भी हमें दिखाएंगे, जो पहले भी होती रही हैं। लेकिन इस वक्त यकीनन बहुत से लोग हैरान थे इस रिजल्ट से, मगर बहरहाल जैसे आप कह रहे हैं कि ये बेहतर हुआ है, और उसमें यकीनन जो पब्लिक है या जो जनता है उसने अपनी पावर दिखाई है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक थैंक यू। यू।